नमस्कार फ्रेंड्स। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए मालती जोशी जी की एक और कहानी मातम पुलसी सुना रही हूँ। तो शुरू करते हैं कहानी मातम पुलसी। अब यही जानकर सब्र कर लो बेटा कि भगवान जी उसके भी कष्ट हर लिए और तुम्हें भी मुक्ति दे दी। अब उसे भूलकर दूसरे बच्चों में दिल लगाओ, राम जी सब भला करेंगे। वो महिला अनवरत भूले चली जा रही थी और मैं भाभी का वेदना से पुता हुआ चेहरा देख रही थी। आगंतुक महिला भाभी को पिछले 15 मिनट से ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ, नहीं तो तुम्हारे पीछे कौन उसकी देखभाल करता। मेरा मन हो रहा था कि उसके मुंह पर हाथ रखकर उन्हें चुप करा दूं, पर उनकी उम्र का ख्याल करके मैं चुप रह गई। और वही क्यों, आने वाला हर व्यक्ति इसी अंदाज में बात कर रहा था। लगता था जैसे सांत्वना के बहाने वे लोग बधाई दे रहे हैं। अब उन्हें कौन समझाता कि माँ के लिए संतान की मृत्यु दुखद ही होती है, भले ही वो संतान सविता की तरह लुंजपुंज ही क्यों न हो। जब वो देवी जी चली गई तो मैंने राहत की सांस ली। भाभी से कहा, भाभी अब आप सीधा जाकर बिस्तर पर लेट जाइए। कोई भी आए आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं सबसे निपट लूँगी, आप बस आराम कीजिए। आज तो शायद मम्मी का सत्संग ग्रुप भी आने वाला है, अमिता ने कहा। तुम्हें कैसे पता, भाभी ने पूछा। मम्मी सुबह से बस स्टॉप पर खड़ी थी ना, तो माथुर आंटी, शुक्ला आंटी मॉर्निंग वॉक पर जाते मिल गई थी। माथुर आंटी कह रही थी, मिसेस शुक्ला हम सब साथ ही चलेंगे, और ऐसी जगह अकेले जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। सत्संग ग्रुप? भाभी कब से सत्संग ग्रुप में जाने लगी, मैंने आश्चर्य से पूछा। वो कहाँ जाती हैं, मैं ही तो ठेल कर भेजती थी। इसके लिए मैं मंगलवार की कोचिंग भी गोल कर देती थी। सत्संग ही सही, पर उसके बहाने बाहर तो निकलेंगे, अमिता ने बताया। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने बोला। और बुआ महीने में 1-2 संडे पापा उन्हें महीने का सामान लाने के बहाने बाजार भी ले जाते थे। कभी कभी वहीं से वे लोग फिल्म देखने भी चले जाते थे। मैं और तारा अम्मा दीदी को देख लेते थे, अमिता ने उत्साह में भरकर कहा। उसकी बात सुनकर मुझे इतना प्यार आया कि मैंने उसे खींचकर गले से लगा लिया। बित्ते भर की लड़की पर कितनी समझदार है, नहीं तो इस उम्र में लड़कियों को सखी सहेलियों के अलावा कुछ सोचता भी नहीं है। अमिता अब कोई भी आए तो मम्मी को बिस्तर से उठने मत देना। अपनी कोर्स की कोई किताब लेकर उनके पास बैठी रहना, चाहो तो भीतर से दरवाज़ा भी बंद कर लेना। अब कोई भी आएगा तो मैं देख लूँगी, मैंने गंभीर स्वर में कहा। उन लोगों को भीतर भेजकर मैं पेपर लेकर कुर्सी पर बैठ गई। दरवाज़ा मैंने जानबूझकर खुला रखा ताकि घंटी की आवाज़ से भाभी डिस्टर्ब ना हो। कोई 5 बजे के करीब दरवाजे के पास आवाज़ें सुनाई दी। मैंने झांक कर देखा तो 8-10 महिलाओं का दल दरवाज़ा खोलकर भीतर आ रहा था। अरे यही तो वो सत्संग ग्रुप होगा जिसके बारे में अमिता ने कहा था। मैं उठकर खड़ी हो गई और उन लोगों को आदर सहित स्थान ग्रहण करवाया। मैंने क्षमा याचना के स्वर में कहा, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, बुखार भी है और बीपी भी बढ़ा हुआ है। डॉक्टर ने आराम करने को कहा है और बोलने को भी मना किया है। उन लोगों ने क्षण भर एक दूसरे को देखा और फिर एक ने कहा, बीपी वीपी तो क्या, थकान उतार रही है। बेचारी 1-2 नहीं, पूरे 17 साल रपटती रही है, अब थोड़ी चैन की सांस ले पाएगी। मैंने तड़प कर कहा, भाभी थकान से नहीं दुख से निढाल हो रही हैं। संतान की मृत्यु किसी माँ के लिए दुखदायी ही होती है, और जो बच्चा शारीरिक या आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है, माँ की ममता उस पर कुछ ज़्यादा ही होती है। मेरे वक्तव्य के बाद कमरे में क्षण भर को मौन छा गया। फिर एक प्रश्न आया, आप? मैं अमिता की बुआ हूँ, कानपुर से आई हूँ। मैंने उनके दूसरे संभावित प्रश्न का भी उत्तर दे दिया। और लोग भी आए होंगे? हाँ, कुछ आए आकर चले गए, कुछ आते जा रहे हैं। मेरा छोटा भाई तो अमेरिका में है। भाभी के भाई आए थे, उनकी माँ बूढ़ी हैं, बिस्तर से लगी हैं, तो दोनों एक साथ घर नहीं छोड़ सकते। अब इन लोगों को क्या बताती कि रिश्तेदारों ने इस हादसे को हादसे की तरह लिया ही नहीं। वे तो ऐसी राहत की मुद्रा में आ गए हैं जैसे इतने दिनों तक वे सब ही झेलते रहे हैं। खुद मेरे पति मुझसे कहते रहे कि चलो अब चलें, अब यहाँ रुक कर क्या करोगी, पर मैंने साफ कह दिया कि भाभी को इस हालत में अकेले छोड़कर मैं नहीं जा सकती। अमिता एकदम आप पर ही गई है, जैसे किसी को एकदम ईश्वरीय ज्ञान हो गया। देखकर ही पता चल जाता है कि बुआ भतीजी हैं। एक ही खून है ना, समानता तो होगी ही, मैंने नम्रतापूर्वक कहा। चलो एक बात अच्छी हो गई, अमिता का रास्ता साफ हो गया। मतलब?
अब उसकी शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी। शादी अमिता की? अभी तो 12वीं की ही परीक्षा दे रही है। मैंने कहा। सो तो दे रही है, पर कभी ना कभी शादी तो होगी ही ना। आप नहीं जानती, घर में एक आध बच्चा ऐसा हो तो लोग बिदक जाते हैं। वरुण के समय देखा नहीं था कितनी मुश्किल आई थी। दूसरी ने कहा। वो तो अच्छा हुआ उसने लव मैरिज कर ली, नहीं तो ढंग के रिश्ते ही नहीं आ रहे थे। इतना हैंडसम इंजीनियर लड़का, महीना लाख रुपया कमाने वाला, पर लड़की वालों के आँख में छोड़ता ही नहीं था। एक दो जगह तो मैंने भी बात की थी, पर उन लोगों को यही डर था कि माँ बाप के बाद ये जिम्मेदारी बेटे बहू के गले पड़ जाएगी। मैं कहने वाली थी कि भाभी अभी 50 की हैं और भैया 55 के, तभी किसी को याद आया वरुण नहीं आया। आया था, तीसरी करके चला गया। बहू के पूरे दिन चल रहे हैं, अब तो शायद 13वीं पर ही आएगा। मेरे जवाब देने से पहले ही एक जिज्ञासा हुई, 13वीं करेंगे क्या? कुंवारी कन्या की 13वीं होती है क्या? क्यों नहीं होती? दूसरे ने तुरंत कहा। इंसान की जान गई है, कोई चींटी थोड़ी ही मरी है। लोग तो अपने पालतू कुत्ते का भी श्राद्ध करते हैं। फिर वो कुत्तों के श्राद्ध के किस्से सुनाने लगी। मैंने उस अप्रिय प्रसंग को विराम देते हुए कहा, भैया ने पंडित जी से पूछा है, वे जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। बहू तो शायद 13वीं पर भी नहीं आ पाएगी। संभव ही नहीं है, मैंने कहा। मैंने उन्हें यह नहीं बताया कि बहू की माँ ने पूरे 9 महीने उसे इधर झाँकने भी नहीं दिया था। उन्हें डर था कि गर्भवती कन्या पर सविता की छाया पड़ गई तो बच्चे में खोट पैदा होगी। बहू की डिलीवरी मायके में ही होगी। मैंने उनकी शंका का समाधान किया। भाभी की वैसी भी स्थिति नहीं थी, अब तो मन स्थिति भी नहीं है। आप देखना, वरुण के यहाँ भी बेटी ही पैदा होगी, एक ने दावे के साथ कहा। कैसे पता? सबने एक साथ पूछा। ये जो गई है ना, उसने ना कुछ देखा ना सुना, जैसे आई थी वैसे ही चली गई। सारी इच्छाएं यहीं छोड़कर गई होगी, वापस ज़रूर आएगी। बेटी हो या बेटा, भगवान जो भी दे, साबुत हाथ पाँव और साबुत दिमाग के साथ दे, एक ने दार्शनिक स्वर में कामना की। उसके पीरियड तो आवे होंगे ना? एक प्रश्न है। ऐसे बच्चों का ना ऑपरेशन कर दे रहे हैं। एक समाधान अच्छा हुआ। उसी समय ताराबाई बाहर आई और मैं उत्तर देने के धर्म संकट से बच गई। अपने पीछे दरवाजे को धीरे से ढकेलते हुए वो बोली, मैं निकलती हूँ बुआ जी, सब तैयार करके रख दिया है, सुबह आ जाऊँगी। आराम से आना, कोई हड़बड़ी नहीं है। उसके जाने के बाद एक ने पूछा, ये तो सविता की आया है ना, अब भी आती है? अब तो वो हम सबकी आया बनी हुई है, मैंने फीकी हंसी हंसते हुए कहा। इस घर को वही संभाल रही है। भाभी तो एकदम टूट गई हैं और मुझे आने जाने वालों के पास बैठना पड़ता है। आप तो अभी रहोगी ना? एक ने पूछा। हाँ, इन लोगों के सेटल होने तक कुछ दिन तो रहूँगी। आप ना जाते समय भाभी को साथ ले जाना, दूसरे ने सुझाव दिया। उन्हें थोड़े बदलाव की ज़रूरत है। सोच तो रही हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि भाभी राज़ी होंगी। अमिता का 12वीं का साल है, उसकी पढ़ाई पहले ही बहुत डिस्टर्ब हो रही है। अकेली लड़की को घर में छोड़ना भी नहीं है, तीसरे ने अधिकार वाणी से कहा। डर जाएगी बेचारी। जवान मौत बहुत बुरी होती है, साया मंडराता रहता है। भाई साहब से बोलिए, पंडित जी से कहे ना, छोटा सा हवन करवा ले, और शांति पाठ भी। मौत वाले घर में शांति पाठ बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अनिष्ट आत्मा फेरा लगाती रहती है। उनकी बात पूरी वे न हो पाई थी कि भीतर का दरवाज़ा भड़ाक से खुला। दरवाजे में भाभी खड़ी थी, बिखरे बाल, रो रो कर सूजी हुई आंखें, थर थर कांपता शरीर। मैंने लपक कर उन्हें थाम लिया और चौंक पड़ी। मैंने तो झूठ मूठ कह दिया था कि भाभी को बुखार है, पर उनका शरीर तो तप रहा था सचमुच। मैंने अपने को यथाशीघ्र कठोर बनाते हुए कहा, भाभी आपसे बिस्तर से उठने के लिए मना किया था ना, फिर आप बाहर क्यों चली आईं? ये जो मेरी सखियां हैं ना, मेरा दुख बांटने वाली, मुझे तसल्ली देने वाली, उनका धन्यवाद भी न करूं मैं? उनकी आवाज़ में एक अजीब सी तड़प थी और बोलते बोलते बुक्का फाड़ कर वे रो पड़ी। उनका वो आक्रोश, उफ, उनका वो आक्रोश इतना करुण, इतना हृदय विदारक था कि लग रहा था कि जैसे सविता की अर्थी अभी अभी उठी हो। नमस्कार, तो ये थी कहानी मातम पुलसी। अगर मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।